हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की इस क्लास में हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड भी स्टार्ट कर दिया था, हम लोगों ने ग्रोथ हार्मोन भी पढ़ लिया था। आज हम लोग उसी टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडेनोहाइपोफाइसिस कहा जाता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जिनमें ग्रोथ हार्मोन सबसे पहले आता है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन बॉडी के सभी पार्ट्स पे अपना असर दिखाता है। दूसरा जो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है वो है प्रोलैक्टिन, या इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है। लैक्टोजेनिक का मतलब क्या है? लैक्टो मीन्स मिल्क और जेनिक मीन्स बनाना या सिक्रीट करना या फिर फॉर्म करना, फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो ऐसा हार्मोन जो कि मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है उसको लैक्टोजेनिक हार्मोन कहा जाता है। स्त्रियों में प्रोलैक्टिन के दो कार्य होते हैं। सबसे पहले ईस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के साथ मिलकर यह गर्भावस्था के दौरान स्तनों में नलियों को विकसित करता है तथा नंबर 2 प्रसव के उपरांत दुग्ध उत्पादन को प्रेरित करता है। तो हम लोगों ने हमारे पहले के क्लासेस में भी डिस्कस किया है कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये जो दो हार्मोन्स हैं, ये कहाँ से सिक्रेट होते हैं? आप लोग बता सकते हो? ये ओवरी से सिक्रेट होते हैं। वेरी गुड। तो ओवरी में जब ओव्यूलेशन की प्रक्रिया चलती है उस समय ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक दो हार्मोन्स का स्राव होता है, और ये दो हार्मोन्स क्या करते हैं? ये दो हार्मोन्स बॉडी में सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को पैदा करने में, उत्पन्न करने में मदद करते हैं, जिसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसीजर है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट की प्रक्रिया प्यूबर्टी के पीरियड से ही स्टार्ट हो जाती है। प्यूबर्टी क्या होती है ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, जो कि करीबन 12 साल की उम्र से शुरू हो जाता है, उस पीरियड को प्यूबर्टी कही जाती है। तो प्यूबर्टी जब एक फीमेल में शुरू हो जाता है, उसके बाद से ब्रेस्ट डेवलपमेंट की प्रक्रिया धीरे धीरे आरंभ होने लगती है। और उस वक्त ब्रेस्ट डेवलपमेंट का काम कौन करता है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन्स मिलकर ब्रेस्ट डेवलपमेंट का काम करते हैं, जिनमें डक्ट्स फॉर्मेशन, डक्ट की ब्रांचिंग फॉर्मेशन, ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। लेकिन जब प्रेगनेंसी के दौरान प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो ये प्रोलैक्टिन क्या करता है? एल्वियोलोजेनेसिस। एल्वियोलिस क्या होती है? ब्रेस्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रेस्ट में एल्वियोलिस पाई जाती हैं। इन एल्वियोलिस के अंदर की जो सेल्स होती हैं, जो ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, उनसे क्या होता है? उनसे मिल्क सिक्रेशन होता है। इसके लूमेन के अंदर या इसके अंदर, इस एल्वियोली के अंदर जो जगह होती है, उसमें मिल्क फॉर्मेशन होने लगता है। ऐसे ही ब्रेस्ट में बहुत सारी एल्वियोलिस होती हैं, और ये सारी एल्वियोलिस के ये जो डक्ट होते हैं, ये लैक्टिफेरस डक्ट इन्हें कहे जाते हैं। ये आपस में मिलके क्या करते हैं? लैक्टिफेरस साइनस बनाते हैं, और ये लैक्टिफेरस साइनस जाके कहाँ खुलता है? निप्पल में खुलता है, जहाँ से मिल्क इजेक्शन की प्रक्रिया होती है। तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो प्रेगनेंसी के दौरान एल्वियोलोजेनेसिस में मदद करता है। एल्वियोलोजेनेसिस का मतलब है एल्वियोलोजेनेसिस का मतलब है इन एल्वियोलिस को बनाना या पैदा करना या फिर इनका फॉर्मेशन करना, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो ये एल्वियोलिस जो बनती हैं, जो बनके तैयार होती हैं, ये प्रोलैक्टिन की मदद से ही होती हैं। और इन एल्वियोलिस की जो सेल्स होती हैं, जो वॉल में सेल्स मौजूद होती हैं इसकी, इन सेल्स से क्या सिक्रेशन होता है? मिल्क सिक्रेशन होता है, और ये मिल्क सिक्रेशन भी प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा ही होता है। एल्वियोलोजेनेसिस की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट साइज काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और जब एल्वियोलोजेनेसिस की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, यानी करीबन 6 या 7वें महीने से ही कुछ मिल्क सिक्रेशन बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज में देखने को मिलता है। तो एल्वियोलोजेनेसिस की प्रक्रिया
और लैक्टोजेनिक डिफरेंशिएशन यानी इन एल्वेओलिस को मिल्क सिक्रेशन करने के लिए तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन द्वारा ही होती है एवं प्रसव के उपरांत दुग्ध उत्पादन को प्रेरित करता है। इसका अर्थ क्या है? डिलीवरी के बाद जब बेबी आउट हो जाता है तो उसके बाद बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करने लगता है तो उसमें मिल्क फॉर्मेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। बेबी सकिंग की वजह से जो रिफ्लेक्स निप्पल से ट्रेवल करके ब्रेन तक पहुंचता है, इस स्टिमुली की वजह से क्या होता है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस मौजूद है और हमें पता है कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के सभी सिक्रेशंस को कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस से जो केमिकल मैसेंजर निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड तक, उसका नाम है TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को बताता है कि अभी आपको प्रोलैक्टिन सिक्रेशन करना है। प्रोलैक्टिन सिक्रेशन के लिए ईस्ट्रोजन भी काफी हेल्प करता है। ईस्ट्रोजन की लेवल अगर ज्यादा हो बॉडी में तो उस वक्त भी प्रोलैक्टिन सिक्रेशन कराने के लिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है। ये प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने के बाद ब्लड चैनल्स के द्वारा कहाँ पहुँचता है? ब्रेस्ट टिश्यू में पहुँचता है और ब्रेस्ट टिश्यू में पहुँचने के बाद ये क्या करता है? ये एल्वेओलिस के अंदर मिल्क सिक्रेशन की प्रक्रिया को शुरू कर देता है। एक और चीज यहाँ पे याद रखना जरूरी है कि प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन रात के वक्त ज्यादा होता है, यानी नॉक्टर्नल सिक्रेशन इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन और क्या करता है? ये ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है, यानी जब ब्रेस्ट फीडिंग चल रही होती है तो बहुत सारे फीमेल्स में आप लोगों ने देखा होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल उस वक्त नहीं होता है क्योंकि ओव्यूलेशन की प्रक्रिया ही नहीं होती है। फॉलिकल फॉर्मेशन नहीं होता है, फॉलिकल्स एनलार्ज नहीं होते हैं, इसमें से ओवम रिलीज नहीं होता है। तो ये जो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस होती है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से बंद रहती है, ये बिल्कुल नहीं होती है। इसीलिए उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल नहीं होता है और जब तक ब्रेस्ट फीडिंग चलता रहता है तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहता है। डिलीवरी के बाद करीबन 6 से 7 महीने तक जब प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है उस वक्त मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑलमोस्ट सभी फीमेल्स में बंद रहता है और जब यूटेरस अपने नॉर्मल साइज में रिटर्न कर जाता है, ओवरी की फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है, तब फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी शुरू हो जाता है। और 6-7 महीने के बाद बच्चे में भी वीनिंग करवाई जाती है। वीनिंग का मतलब क्या होता है? बाहर का खाना उसे दिया जाता है ना, दाल का पानी, साबूदाने की खिचड़ी, इस तरह से कुछ बाहर के खाद्य पदार्थ उसको दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चे और माँ में जो अटैचमेंट 6-7 महीने तक थी वो धीरे धीरे कम हो जाती है और फिर धीरे धीरे माँ में भी मिल्क सिक्रेशन कम होने लगता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन के कम या अधिक होने से मिल्क सिक्रेशन पे उसका प्रभाव पड़ सकता है। जैसे बहुत सारे फीमेल्स में आपने देखा होगा कि डिलीवरी के बाद भी उनमें मिल्क सिक्रेशन सफिशिएंट नहीं होता है, तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। और बहुत सारी लेडीज में आपने ये देखा होगा कि जरूरत से ज्यादा मिल्क सिक्रेशन होता है, बच्चे का पेट भी भर जाता है और उसके ऊपर और भी ज्यादा मिल्क सिक्रेशन होता रहता है। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन की जरूरत से ज्यादा मात्रा में सिक्रेशन होने की वजह से होता है। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क फॉर्मेशन में मदद करता है, लेकिन मिल्क इजेक्शन में कौन सा हार्मोन एक्ट करता है ये मैंने आपको पहले भी बताया है। बताइए आप लोग। वेरी गुड, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जो मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। इन एल्वेओलिस के अंदर मिल्क बनाना, लैक्टिफेरस साइनस में उसको स्टोर करना, ये सब प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। लेकिन लैक्टिफेरस साइनस से निप्पल के द्वारा ये मिल्क बाहर आए, ये काम कौन करता है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल प्रोलैक्टिन हार्मोन में आप सिर्फ इतना याद रखिए कि प्रेगनेंसी के दौरान ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट में एल्वियोलोजेनेसिस में मदद करता है और नंबर 2 प्रसव के बाद या डिलीवरी के बाद ये मिल्क फॉर्मेशन में मदद करता है। इसके बाद जो तीसरा हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? TSH। ये आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, जब थायराइड की टेस्ट करवाई जाती है तो उसमें T3, T4 और TSH का लेवल देखा जाता है ना। तो ये जो TSH है ये कहाँ से सिक्रीट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। लेकिन T3, T4 कहाँ से सिक्रीट होता है? T3, T4 थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। T3, T4 आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये TSH क्या करता है। यह थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि की वृद्धि और उसकी क्रियाशीलता को उद्दीप्त करता है, जिससे थायरोक्सिन यानी T4 और ट्राई आयोडोथायरोनिन यानी T3 हार्मोन स्रावित होता है। तो ये जो T3, T4 हम लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? T4 होता है आपका थायरोक्सिन और T3 होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो थायराइड ग्लैंड से जो ये दो हार्मोन्स बनते हैं, ये जो दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ये सिक्रेशन कौन कराता है? थायराइड ग्लैंड को कौन बोलता है कि T3, T4 सिक्रेशन करना है? अभी ये TSH बोलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का नाम भी आप लोग उसी अनुसार रखा गया है, देख सकते हैं कि ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, उसको उद्दीप्त करता है हार्मोन सिक्रेशन करने के लिए। और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि हाइपोथैलेमस वो ग्लैंड है जो इन सारे सिक्रेशन को कंट्रोल करता है ना। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ऊपर हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH। ये जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये क्या करता है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है TSH सिक्रेशन के लिए। तो एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से ही अटैच होता है, उसके नीचे मौजूद होता है, सीला टर्सिका में हमने पढ़ा था, है ना। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बताता है कि अभी आपको TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करना है या सिक्रेशन करना है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH निकल के कहाँ जाता है? ब्लड स्ट्रीम में जाता है ना। सारे हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड वेसल के अंदर सर्कुलेट करते हैं। तो ये ब्लड वेसल के अंदर चला जाता है और ब्लड स्ट्रीम से ये कहाँ जाके पहुंचता है? ये थायराइड ग्लैंड में जाके पहुंचता है। थायराइड ग्लैंड से फिर क्या होता है? T3 और T4 का सिक्रेशन शुरू हो जाता है। T3 और T4 क्या काम करते हैं ये हम थायराइड ग्लैंड पढ़ते वक्त पढ़ेंगे, ठीक। तो थायराइड ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता है, उनसे T3 और T4 का सिक्रेशन कराता है। ये जो T3, T4 हार्मोन है ये शरीर में बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। तो जहाँ पर भी इसका जो भी काम होता है, जब वो काम पूरा हो जाता है या फिर T3 और T4 एक लेवल से ज्यादा मात्रा में शरीर में बढ़ जाता है, खून में बढ़ जाता है, तो क्या होता है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है और हाइपोथैलेमस को पता चल जाता है कि T3, T4 बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब हमें TSH की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करता है? ये इनहिबिटिंग हार्मोन फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भेजता है कि अब आप थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH बनाना बंद कर दीजिए, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो जब जरूरत होती है हाइपोथैलेमस बताता है TSH रिलीज करने के लिए, और जब जरूरत नहीं होती है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से हाइपोथैलेमस फिर से TSH के सिक्रेशन को बंद करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड को बताता है और फिर वहां से TSH का सिक्रेशन कम हो जाता है। जब रक्त में T3 और T4 हार्मोन अधिक हो जाते हैं तो TSH का स्रावण कम हो जाता है, और जब रक्त में T3 और T4 कम हो जाते हैं तो TSH का स्रावण अधिक हो जाता है। तो ये जो हार्मोन्स हैं TSH और T3, T4 ये आपस में ऑपोजिटली काम करते हैं। जैसे अगर TSH का लेवल ज्यादा हो तो T3, T4 कम रहता है, और अगर खून में TSH का लेवल कम हो तो नॉर्मली आप देखिएगा कि T3, T4 की लेवल ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थायराइड ग्लैंड से जब T3, T4 का सिक्रेशन कम हो रहा हो तो शरीर में खून में उसका लेवल भी कम रहता है। इससे एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है? TSH की सिक्रेशन को ज्यादा बढ़ा देता है और TSH की मात्रा आपको उसमें ज्यादा मिलती है। और जब T3, T4 की मात्रा ज्यादा हो थायराइड
ग्लैंड से सिक्रेशन होने वाले इन थायराइड हार्मोन्स की मात्रा बहुत ज्यादा हो शरीर में, तब एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, उसको हाइपोथैलेमस बताता है कि T3 T4 बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब आप TSH कम कर दो ताकि T3 T4 का सिक्रेशन भी कम हो जाए। तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, TSH का सिक्रेशन कम कर देता है। इसीलिए जब T3 T4 बढ़ा हुआ हो, आपको TSH की मात्रा, TSH का लेवल आपको नॉर्मली कम ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट बहुत ही ध्यान से याद रखना है कि थायराइड से रिलेटेड 3 हार्मोन्स होते हैं, एक होता है T3, एक होता है T4, एक होता है TSH। तीनों में ही थायराइड शब्द आता है या थायराइड से ये रिलेटेड होता है, लेकिन TSH का सिक्रेशन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है और T3 T4 का सिक्रेशन थायराइड ग्लैंड से होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं होता है। इसके बाद आइए देखते हैं TSH के डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं। TSH की अधिक मात्रा होने से थायराइड ग्लैंड में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे परिणाम स्वरूप कोशिकाएं अत्यधिक बड़ी हो जाती हैं और थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है, जिसे गलगंड या गॉइटर कहते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि थायराइड ग्लैंड की जो साइज है वो अगर जरूरत से ज्यादा बड़ी हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम लोग गॉइटर कहते हैं। इसको गलगंड भी कहा जाता है। तो जब TSH की मात्रा रक्त में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH बहुत ज्यादा सिक्रेशन होता है, तब क्या होता है, ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। किसको स्टिमुलेट करता है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। तो थायराइड ग्लैंड में ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अगर TSH की मात्रा बहुत ज्यादा दिनों तक बढ़ ही रहे तो क्या होगा, थायराइड ग्लैंड में ब्लड सप्लाई बढ़ती ही चली जाएगी और थायराइड ग्लैंड में जो सेल्स होते हैं उनकी साइज भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से उस व्यक्ति में गॉइटर या गलगंड नामक रोग उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसीलिए थोड़े से थायराइड डिसऑर्डर के बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। जैसे रक्त में अगर T3 व T4 की मात्रा कम रहे तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म होने पर शरीर में कमजोरी आ जाती है, ठंड सहन नहीं होती है, त्वचा शुष्क हो जाती है और बाल झड़ने लगते हैं, वृद्धि की कमी हो जाती है, पेशियों और जोड़ों में दर्द होता है, रक्ताल्पता होने लगती है, सुनाई कम देने लगता है, स्त्रियों में मासिक रक्तस्राव अधिक होता है, बच्चों में क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है और उस कंडीशन में क्या होती है, TSH की मात्रा अधिक हो जाती है। तो जब T3 T4 रक्त में कम हो तो उस वक्त एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी सोचता है कि T3 T4 की मात्रा कम हो गई, अब मुझे TSH रिलीज करना चाहिए ज्यादा और इस TSH की वजह से थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगा और T3 T4 की मात्रा फिर बढ़ जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या होता है, बहुत ज्यादा दिनों तक अगर थायराइड ग्लैंड सही से फंक्शन नहीं कर रहा है और T3 T4 सही से नहीं बन पा रहा है तो TSH की मात्रा इधर बढ़ती ही चली जाएगी और इस कंडीशन में क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में याद रखिएगा कि T3 T4 की मात्रा कम रहती है लेकिन TSH की मात्रा बढ़ी हुई रहती है और इस कंडीशन में बच्चों में क्रेटिनिज्म नामक रोग भी हो सकता है। क्रेटिनिज्म जन्म से ही पाया जाता है बच्चों में। ठीक है, तो अगर कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म हो यानी बचपन से ही, जन्म से ही बच्चे में हाइपोथायरॉयडिज्म मौजूद हो तो उस कंडीशन को क्रेटिनिज्म कही जाती है। और हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से क्या होता है, स्त्रियों में मासिक रक्तस्राव भी बहुत ज्यादा होने लगता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मेंस्ट्रुअल फेज रहता है जो कि 3-4 दिन का होना चाहिए वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसमें ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा होने लगती है। बहुत सारी लेडीज ऐसे भी आती हैं हॉस्पिटल में कि हमें बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है या फिर हमें महीने में 2 बार ब्लीडिंग हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको TSH की मात्रा जरूर देखनी चाहिए। अगर TSH की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हो तो वहां पर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल फेज या जो ब्लीडिंग का फेज होता है वो आपको बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। ये तो रही हाइपोथायरॉयडिज्म की बात जिसमें T3 T4 कम रहता है, लेकिन अगर T3 T4 बढ़ जाए तो थायराइड ग्लैंड की अतिक्रियता या ओवर एक्टिविटी की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है।
हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, T3 T4 की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसके बढ़ने की वजह से क्या होगा, जब फीडबैक मैकेनिज्म हाइपोथैलेमस तक पहुंचेगा तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बताएगा कि T3 T4 बहुत बढ़ गया है, अब तुम TSH सिक्रेशन करना बंद कर दो, ताकि T3 T4 फिर धीरे धीरे यूज होने के बाद नॉर्मल लेवल तक पहुंच जाए। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, TSH बनाने की जो प्रक्रिया है उसको कम कर देगी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और रिलीज होना कम हो जाएगा, तो उसमें हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन पैदा हो जाएगी। इसको ग्रेव्स डिजीज भी कहा जाता है, जिसमें क्या देखने को मिलता है, नेत्रोत्सेधी गलगंड यानी एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। तो इस कंडीशन में गॉइटर देखने को मिलता है क्योंकि थायराइड से थायराइड हार्मोन सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो थायराइड ग्लैंड के सभी सेल्स फूल जाते हैं, बहुत ज्यादा बड़े साइज में हो जाते हैं, तो उधर गॉइटर उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इस गॉइटर के साथ और क्या होता है, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर पैदा हो जाता है। एक्सोप्थेल्मिक का मतलब है जहाँ पेशेंट की आंखें बाहर की ओर निकली हुई हो। तो बहुत सारे पेशेंट्स में आप लोगों ने देखा होगा कि गले में उसको गॉइटर भी मौजूद होता है और उसकी जो आंखें होती हैं वो बाहर की ओर सामने की ओर निकली हुई होती हैं, बड़ी बड़ी आंखें नजर आती हैं। इसके साथ हाइपोथायरॉयडिज्म में और क्या होता है, नर्वसनेस, चिड़चिड़ापन, बढ़ी हुई नाड़ी गति या पल्स रेट उसकी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ जाता है, कमजोरी, वजन का घटना, गर्मी बर्दाश्त ना होना, सांस फूलना, हाथों में कपकपाहट आदि इसके लक्षण देखने को मिल सकते हैं और इसमें TSH की मात्रा कम हो जाती है। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स जो याद रखने हैं वो क्या है, जैसे TSH की मात्रा अगर खून में बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो गॉइटर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जरूरत से ज्यादा साइज में बढ़ जाता है और अगर T3 T4 का सिक्रेशन कम हो रहा हो तो उस कंडीशन में भी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसको क्या कहा जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। अगर T3 T4 की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है, TSH की मात्रा कम हो जाती है। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। यहाँ पिक्चर में आप लोग दोनों कंडीशंस देख पा रहे होंगे। एक कंडीशन है क्रेटिनिज्म जो किसमें नजर आती है, हाइपोथायरॉयडिज्म में नजर आती है। हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें T3 T4 कम रहता है और TSH की मात्रा ज्यादा रहती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि ये कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म में क्रेटिनिज्म देखा जाता है, तो जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त से ही क्रेटिनिज्म उसमें उसके लक्षण देखने को मिलते हैं। और उसमें क्या होता है, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो बच्चे की होनी चाहिए वो TSH के बहुत ज्यादा बढ़े हुए होने की वजह से या फिर T3 T4 के बहुत ज्यादा कम होने की वजह से नहीं हो पाती है और बच्चा मेंटली और फिजिकली रिटार्डेड रहता है, यानी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कमजोर रहता है। इसमें बच्चे की हाइट भी सही से नहीं बढ़ पाती है। पेशेंट इज ड्वार्फ विद सीवियर मेंटल डिफेक्ट, तो उसके सोचने समझने की शक्ति, जो नॉर्मल बच्चे जिस तरह से बढ़ते हैं, जिस तरह से अपने काम को अपने दिमाग लगा के बातें करना, चलना सीखना, ये जो प्रक्रिया होती है बच्चों में माइलस्टोन डेवलपमेंट देखा जाता है। क्रेटिनिज्म के केस में माइलस्टोन डेवलपमेंट सही से नहीं होता है। थायराइड हार्मोन्स बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, तो ये सारे फंक्शन सही से नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स नजर आते हैं। इससे उसकी स्किन भी ड्राई हो जाती है, उसके हेयर और उसके दांत, उसके बाल, ये सब कम हो जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। स्केलेटल ग्रोथ कम हो जाती है, यानी हड्डियों का बढ़ना, जिस तरह से ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट उस पर होना चाहिए, हड्डियां जिस तरह से ग्रो करनी चाहिए वो ग्रो नहीं कर पाती हैं और उसकी सारी हड्डियां छोटी और कमजोर रह जाती हैं। और शरीर की जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म यानी उसमें जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, उसमें भी थायराइड हार्मोन्स काफी मदद करता है। तो थायराइड हार्मोन्स की कमी की वजह से क्या होता है, ये BMR भी कम हो जाता है। BMR का फुल फॉर्म क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, यानी शरीर की जो मेटाबॉलिज्म है ओवरऑल, ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी प्रक्रियाएं शरीर में चलती रहती हैं,
वो सारी प्रक्रियाएं कम हो जाती हैं, धीमी पड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो मेटाबॉलिक रेट है, जिस रेट से, जिस स्पीड से शरीर में सारा मेटाबॉलिज्म, चाहे उपचय की प्रक्रिया चलनी चाहिए, वो धीरे धीरे कम हो जाती है और उस बच्चे के ग्रोथ भी, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ दोनों ही कम हो जाती है। तो ये हाइपोथायराइडिज्म में देखने को मिलता है। दूसरी ओर आप लोग देख सकते हैं ग्रेव्स डिजीज, या ये कंडीशन कहाँ उत्पन्न होती है? हाइपरथायराइडिज्म में। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है? T3 T4 बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है और TSH की मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है। तो इसमें देखिए एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर मैंने बताया था, तो यहाँ पे देखिए इस फीमेल में आप लोग देख सकते हैं इसकी आंखें कैसे बाहर की ओर निकली हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैं, है ना। तो ये एक्सोप्थेल्मस कहा जाता है इसको। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं एक्सोप्थेल्मस, ठीक है। इसके साथ गॉइटर भी मौजूद है। देखिए इसके गले में सूजन आपको नजर आ रही होगी। ये पूरी थायराइड ग्लैंड है जो सूजी हुई, बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है साइज में। तो इस कंडीशन को हम लोग गॉइटर कहते हैं। इसके साथ क्योंकि T3 T4 पूरे बॉडी में कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म उसका चलता रहता है ना। तो इसके साथ वो पूरी बॉडी में भी इफेक्ट दिखाता है, जैसे एरिथमिया हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है। मतलब हार्ट में जो रेट मेंटेन होना चाहिए, हार्ट रेट मेंटेन होना चाहिए, वो अगर सही से मेंटेन ना हो तो उस कंडीशन को हम लोग एरिथमिया या टैकीकार्डिया बोल सकते हैं। टैकीकार्डिया में हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एरिथमिया में जो हार्ट बीट जैसे चलनी चाहिए, जो लब डब करके हार्ट चलती रहती है, वो सही से, वो रिदमिकली नहीं चलती है ना। तो हार्ट के फंक्शन के ऊपर भी हाइपरथायराइडिज्म का इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा आपके GIT के ऊपर, यानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। तो उससे पेशेंट को नौशिया यानी उल्टी जैसी फीलिंग आना, जिसको हम बोलते हैं उबकाई आना, जी मचलाना, ये सब नौसिया कहा जाता है उसको, ठीक है। और उसके साथ डायरिया या लूज मोशन भी देखने को मिल सकता है। अगर इसका इफेक्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे पड़े तो ओलिगोमेनोरिया हो सकता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। वैसे ये हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा? हाइपरथायराइडिज्म में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कम हो जाएगी। इस कंडीशन को ओलिगोमेनोरिया कहा जाता है। ओलिगो का मतलब है कम हो जाना, मात्रा से कम रहना या अल्प मात्रा में ब्लीडिंग होना, और मेनोरिया का मतलब है ब्लीडिंग होना, ठीक है। तो कम मात्रा में अगर ब्लीडिंग हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, उस कंडीशन को ओलिगोमेनोरिया कहा जाता है। तो ये हाइपरथायराइडिज्म में ओलिगोमेनोरिया देखने को मिलता है। इसके साथ मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, हाथ में कंपन उत्पन्न हो सकता है, उस कंडीशन को ट्रेमर कहा जाता है। और इसके साथ और क्या हो सकता है? स्वेटिंग बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत लोगों को पसीना बहुत ज्यादा आता है। अगर T3 T4 की मात्रा शरीर में बढ़ जाए तो वहाँ पे बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, शरीर में जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है जहाँ जहाँ, वो सब स्पीड अप हो जाता है, वो सब ज्यादा होने लगता है। तो शरीर से ज्यादा पसीना निकलने लगता है, सर दर्द होने लगता है, वेट लॉस होने लगता है, बेचैनी सी रहती है, नर्वसनेस रहती है और इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है। इसी वजह से नर्वस सिस्टम पे अगर इसका इफेक्ट पड़े तो हाथ कांपने लगते हैं, उसमें ट्रेमर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इन सारे मेटाबॉलिज्म को कोप अप करने के लिए मसल उतना एफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए मस्कुलर वीकनेस वहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? हाइपोथायराइडिज्म अगर कॉन्जेनिटल हो तो उसको क्रेटिनिज्म कहा जाता है, उसमें T3 T4 की मात्रा कम रहती है, TSH की मात्रा बहुत ज्यादा बड़ी भी रहती है। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, उसको ग्रेव्स डिजीज कहा जाता है और उसमें एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर एक प्रोमिनेंट फीचर रहता है। आप इसको बाहर से ही देख सकते हो, अगर आंखें बाहर निकली हो, गले में सूजन हो, तो आप देखते ही बता दोगे कि हाइपरथायराइडिज्म उस पेशेंट में मौजूद है। उसमें T3 T4 की मात्रा ज्यादा रहती है और TSH की मात्रा काफी कम रहती है। और एक पॉइंट हमें यहाँ पे क्या याद रखना है कि हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का फेज काफी बढ़ जाता है, तो वहाँ पे मेनोरेजिया आपको देखने को मिल सकता है। मेनोरेजिया का मतलब है जरूरत से ज्यादा ब्लीडिंग होना, ठीक है। और हाइपरथायराइडिज्म के कंडीशन में क्या होता है, ब्लीडिंग जरूरत से ज्यादा कम हो जाती है और उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, ओलिगोमेनोरिया। तो बच्चों
आज हम लोगों ने एंटीरियर पिट्यूटरी या एडेनोहाइपोफाइसिस से सिक्रेशन होने वाले दो हार्मोन्स के बारे में पढ़े। एक था प्रोलैक्टिन हार्मोन और दूसरा था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके आगे के जो भी हार्मोन्स है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आगे की जो क्लासेस अपलोड हो वो आपके पास डायरेक्टली नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और आप अपने फ्रेंड्स से ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।